हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैराथन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है। 3 तारीख को अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो एग्जामिनेशन है, और इसलिए सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स आज के इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। हाँ, तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनका ऑथर्स हैं उनको आज हम देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर वन का ये क्लास, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ये हम करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है साधना, दूसरा ऑप्शन है गीतांजलि, तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा। साधना, गीतांजलि, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा, या फिर शिक्षा। बताइए, इनमें से कौन से बुक्स को ऑथर किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने लिखा है? एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, या चारों भी सही हो सकते हैं। आपका सही उत्तर क्या होगा, आपको जो है बताना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ऑथर की गई किताबें, तो साधना जो है ना, ये एक किताब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और ये किताब जो है ना, ये टैगोर की फिलॉसफी ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है ना। याद रखिएगा, जो उनका दर्शन था लाइफ के ऊपर, और साथ ही साथ आध्यात्म के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो उसके ऊपर बेस्ड है साधना। गीतांजलि, ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि इसके लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिल चुका है टैगोर को, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये मिला है फॉर दिस पर्टिकुलर बुक गीतांजलि। नोबेल प्राइज बहुत बड़ी किताब है, याद रखिएगा। तो ये टैगोर के कुछ पोएम्स की कलेक्शन है ना। गीतांजलि कलेक्शन ऑफ टैगोर्स पोएम्स, पोम भी हम इसको कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही होगा। तीसरा जो है एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट है। ये टैगोर के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। और शिक्षा, देखिए शिक्षा भी इनकरेक्ट है। टैगोर ने कंट्रीब्यूट किया था एजुकेशनल फिलॉसफी में, लेकिन ये बुक जो शिक्षा नाम से है, ये टैगोर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो साधना और गीतांजलि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर जो है आपने अपने कॉपी में लिखा हो, और मैं आशा करता हूं कि एक एक चीज आप याद रखोगे, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा कार्य महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? कौन सी ये जो जो चीजें यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी ने लिखा था? पहला ऑप्शन है हिंद स्वराज, दूसरा ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तीसरा ऑप्शन है बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, या फिर चौथा ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, या चारों भी सही हो सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करें, हिंद स्वराज जो है ना, वो गांधी जी ने ही लिखा था, है ना। गांधी जी का ये सेमिनार वर्क था, जहां पर इन्होंने भारत के फ्रीडम के बारे में, कि भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो सेल्फ रिलायंस बनेगा, खुद के ऊपर निर्भर रहेगा, आत्मनिर्भरता के ऊपर इसमें लिखा है हिंद स्वराज, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है ना। खुद अपना बायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में जब हम लिखते हैं ना, इसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो गांधी जी का ये ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ पर इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फिलोसफीज को शेयर किया हुआ है ना। अपने जो भी इनके व्यक्तिगत जो अनुभव रहे, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इनकी जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, इसको इन्होंने शेयर किया इस किताब के जरिए। बेसिक एजुकेशन भी सही होगा, क्योंकि गांधी जी ने नई तालीम, याद है आपको, नई तालीम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। नई तालीम यानी बेसिक एजुकेशन मॉडल को प्रपोज किया था इन्होंने, और जिसमें इन्होंने जोर डाला था सेल्फ सफिशिएंट लर्निंग पे, है ना। लर्निंग ऐसा हो जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, है ना, अपने आप में जो है परिपूर्ण हो। तो ये होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था, और इसलिए ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी के बारे में पूछ रहा है। तो हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, और बुनियादी शिक्षा, ये जो है तीनों गांधी जी का काम है। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें जो है ना आपको हेल्प करें एग्जामिनेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल थिंकर्स ऑथर्ड एमिली, या फिर ऑन एजुकेशन, एमिल या फिर शिक्षा पर, निम्नलिखित में से किस शैक्षिक विचारक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत फेमस किताब है एमिल, और ये जीन जैक्स रूसो, या फिर जॉन डुई, या फिर फ्रेडरिक फ्रोबेल, या फिर प्लेटो। बताइए इनमें से
क्या होगा सही उत्तर? तो देखिए, अगर हम बात करें एमिल के बारे में, किसने लिखा था, तो देखिए इसके जो लेखक थे वो थे जीन जैक्स रूसो। हाँ, रूसो का जो है ना एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है, फाउंडेशनल टेक्स्ट था ये, बिल्कुल ही मूलभूत इनके काम में से एक है ये। इनके एजुकेशनल फिलॉसफी को ये दर्शाता है, एजुकेशनल फिलॉसफी को ये दर्शाता है, जहाँ पर ये बात करते हैं किसके बारे में, प्राकृतिक शिक्षण के बारे में, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन के बारे में बात करते हैं एमिल में। तो ये इसका सही उत्तर होगा। जॉन डुई जो है ना, ये इनकरेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये जॉन डुई जो है ये इन्होंने ऑथर नहीं किया था, है ना। ये एक एजुकेशनल थिंकर थे, याद है आपको, जॉन डुई का नाम आपने बहुत सुना होगा अगर आपने बीएड किया होगा तो। फ्रेडरिक फ्रोवेल जो है ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि किंडरगार्टन सिस्टम के इनको फाउंडर माना जाता है, याद रखिएगा। एक एक लोग से मैं आपको उनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बता दे रहा हूँ। किंडरगार्टन मेथड होता है जो केजी आपने सुना होगा, एलकेजी, यूकेजी, उसके जो जनक हैं वो यही हैं, फ्रेडरिक फ्रोवेल। तो इनको इसके लिए नहीं जाना जाता है। और प्लेटो जो है, इनका अगर इम्पोर्टेंट काम मैं कहूँ तो द रिपब्लिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है प्लेटो का, है ना। ये भी एक दार्शनिक थे, लेकिन एमिल इनका काम नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, विच बुक इज रिटन बाय जॉन डुई दैट आउटलाइंस हिज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जॉन डुई द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक उनकी शिक्षा दर्शन को प्रस्तुत करती है। देखिए एनटीए का जो है एक फेवरेट टॉपिक है ये, है ना, बार बार इससे क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बताइए कौन सा बुक जो है ना इसको जॉन डुई ने लिखा था, जहां पर उनके फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को आउटलाइन किया जाता है। पहला है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन एज फ्रीडम, शिक्षा के रूप में स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन, या फिर चौथा ऑप्शन है माई पेडागॉजिक क्रीड। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम जॉन डुई के बारे में बात करें तो इनकी सबसे फेमस किताब में से एक जो है ना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है ना, याद रखिएगा। और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बुक हाईलाइट करता है जो डुई के प्रैग्मेटिक अप्रोच को। ये प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक नया तरीका ये ढूंढ रहे थे, एक नए तरीके से हम लर्निंग करें, कुछ नया करें जब भी हम पढ़ाई करें या फिर पढ़ाएं तो। सोशल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है ना एजुकेशन को आगे बढ़ाने के बारे में ये बात करते थे, सोशल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एजुकेशन एज ए फ्रीडम जो है ना ये डुई की नहीं है किताब, है ना, ऐसा कोई किताब डुई ने नहीं लिखा था। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, तो देखिए ये डुई के फील्ड से रिलेटेड तो है, लेकिन इनका ये काम ये भी नहीं है। माई पेडागॉजिक क्रीड, तो ये याद रखिएगा, ये भी होगा। और कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए जॉन डुई का नाम आप पेडागॉजी सब्जेक्ट में बहुत पढ़ते होंगे ना, सीडीपी जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वहाँ पर जॉन डुई का नाम बहुत आता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड इन्होंने ही बताया था, करके सीखने पे जोर डाला था इन्होंने। तो माई पेडागॉजिक क्रीड, है ना, इन्होंने ही ये लिखा था। ये एक शॉर्ट वर्क था, एक बहुत छोटा काम था, एक छोटा काम था ये। और इसमें डुई के जो इम्पोर्टेंट बिलीव्स थे एजुकेशन के बारे में, इनका जो ध्येय था, जो पर्पस था, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो डी भी होगा, तो ए एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप नोट आउट कर रहे होंगे। आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा तो आपके ग्रुप में, तो इसलिए इस पीडीएफ के जरिए आप अपने नोट्स खुद बना लीजिएगा, किसके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। पहला ऑप्शन है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्यों पर विचार, तीसरा ऑप्शन है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपया की समस्या, या फिर चौथा ऑप्शन है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। बताइए क्या होगा। देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में हम बात करें ना, तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट वगैरह जहाँ भी आएगा तो आप जानते ही हैं कि वो बी आर अम्बेडकर से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने जो ये कास्ट सिस्टम है ना इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया, है ना। और इसीलिए रिजर्वेशन आज भी देखने को मिलता है जो कास्ट सिस्टम है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, इनको पहले बहुत ज़्यादा इनका शोषण किया गया है। और इस वजह से ये एक पावरफुल क्रिटिक थे, है ना, पावरफुल ये क्रिटिक थे किसके, कास्ट सिस्टम के।
भारत में जो कास्ट सिस्टम है, तो इसलिए ये एनालिसिस ऑफ कास्ट इन्हीं का काम है, जाति का उन्मूलन। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये भी बी आर अम्बेडकर का ही काम है ना। एक ऐसा इन्होंने इसमें काम किया जहाँ पर ये रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते थे इंडियन स्टेट्स के। ये बात करते थे कि भाषा के आधार पर, है ना, लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स हैं इनका विभाजन किया जाए, इनको रीऑर्गेनाइज किया जाए। अपने आप में जो है ना ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ था, है ना। आज भी आप देखते हैं ना कि बेंगलुरु में ऑटो ड्राइवर्स का बहुत सारा ऐसा वीडियो आता है जहाँ पर अगर आप कन्नड़ भाषा नहीं बोलेंगे तो वो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। या फिर महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती अपनी भाषा बुलवाने की कोशिश की जाती है। तो वो भाषाई आधार पर अगर आप जगहों को बांट देंगे ना, तो वहाँ से डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये बी आर अम्बेडकर जो भाषा के आधार पर स्टेट्स को बांटने के बारे में बात करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जो इनके खिलाफ बोलते थे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना। तो ये जो है इनके ऊपर इन्होंने बात किया। फिर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, तो ये भी बी आर अम्बेडकर का ही काम था। प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये बुक जो है ना ये इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करता है, करेंसी से रिलेटेड। भारत की जो करेंसी है रुपीज़ है उसके रिलेटेड कि भाई इसमें क्या आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये इसके बारे में बात करता है ये किताब। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, देखिए इक्वालिटी सुनते ही आप इसको सही लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, है ना। अंबेडकर ने काम किया था एजुकेशनल इक्वालिटी के लिए, लेकिन ये बुक इस टाइटल के साथ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी ये इनसे रिलेटेड नहीं है ना। तो द एनिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये तीन यानी ए, बी और सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी किताब जो है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने अपने कॉपी में लिख लिया हो। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी इज मेजरली रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। स्वामी विवेकानंद के दर्शन को निम्नलिखित में से कौन से कार्यों में प्रमुखता से दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है कर्म योग, दूसरा ऑप्शन है राजयोग, तीसरा ऑप्शन है माई इंडिया इटर्नल इंडिया, या फिर चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल योगा। कर्म योग, राजयोग, माई इंडिया इंटरनल इंडिया और इंटीग्रल योग, बताइए कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी के बारे में बात करें ना, तो स्वामी विवेकानंद बात करते थे कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, चरित्र निर्माण के बारे में बात करते थे कि अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर पाएँ यूथ का, तो यूथ एम्पावरमेंट से क्या होगा, नेशन बिल्डिंग होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा, है ना। ये बात करते थे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में, है ना। आध्यात्मिक रूप से अगर हम विकास करें लोगों का, तो बहुत ज़्यादा हमारे जो मूल्य हैं वो ऊपर जाएंगे। और मूल्यों के ऊपर आधारित शिक्षा जो होती है ना वो सबसे बेहतर मानी जाती है। तो कर्म योग जो काम है ना ये भी स्वामी विवेकानंद का ही काम था। ये किताब जो है ना जोर डालता है एक ऐसे दर्शन पर जो कि वर्क और सेल्फलेस एक्शन के बारे में बात करता है, काम के बारे में बात करता है और सेल्फलेस एक्शन। आप ऐसे कर्म करें जो कि जिसके बारे में भले ही उसके फल आपको फायदा ना हो, लेकिन दूसरों को जरूर उससे कुछ ना कुछ लाभ हो, है ना। तो कर्म योग। राजयोग भी इन्होंने ही लिखा था। ये बुक एक्सप्लोर करता है मेडिटेशन और मेंटल डिसिप्लिन के बारे में, है ना, याद रखिएगा, मेडिटेशन और मेंटल डिसिप्लिन। माई इंडिया इटर्नल इंडिया, ये काम जो है ना विवेकानंद का नहीं था, है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। और इंटीग्रल योगा ये भी नहीं होगा, विवेकानंद का काम ये भी नहीं था। याद रखिएगा ये इंटीग्रल योग जो है ना ये श्री अरबिंदो का काम था। अरबिंदो का नाम आपने सुना होगा, श्री अरबिंदो, ये उनका काम था इंटीग्रल योगा, ना कि स्वामी विवेकानंद का काम था। तो स्वामी विवेकानंद की जो फिलॉसफी है ये मेजरली क्या रिफ्लेक्ट करती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में, यूथ एम्पावरमेंट के बारे में, कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में बात करता है, मेंटल और फिजिकल लेवल पे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते थे, तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे ये। और इनका काम था कर्मयोग और राजयोग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला हमारा प्रश्न है, जिद्दू कृष्णमूर्ति आइडियाज ऑन एजुकेशन आर डिस्कस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। शिक्षा पर जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चर्चा की गई है। पहला ऑप्शन है एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, शिक्षा और जीवन का महत्व। दूसरा ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, है ना। तीसरा ऑप्शन है द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, और चौथा ऑप्शन है इंटीग्रल एजुकेशन। बताइए सही उत्तर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें जिद्दू कृष्णमूर्ति के आइडिया, वो भी एजुकेशन या शिक्षा के ऊपर, तो एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ये किताब जो है ना ये कृष्णमूर्ति का व्यू दिखाता है हॉलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन पे।
कृष्णमूर्ति का मानना है ना कि जो शिक्षा है इसको हम एकमात्र रोजगार प्रदान करने का एक टूल, एक उपकरण ना समझे, बल्कि हर एक पहलू को विकास करने के बारे में समझे जो हमारे अंदर, हमारे भीतर है। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, है ना, इन और हमारा जो तन है, इन सभी का विकास हो, है ना। तो कृष्णमूर्ति इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर बुक में बात करते हैं ऑन द व्यूज ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, तो इसलिए ये तो बिल्कुल सही होगा कृष्णमूर्ति के लिए। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, ये भी कृष्णमूर्ति का ही काम है, ये भी करेक्ट होगा। इसका स्कोप बहुत व्यापक है ना, बहुत ब्रॉड स्कोप है इस पर्टिकुलर किताब का। इसमें जो हमारा मन है, जो माइंड है, इसको फ्री करने के बारे में, इसको स्वतंत्र करने के बारे में बात करते हैं। हम एक जगह रोके नहीं उसको, बल्कि उसको स्वतंत्र रहने दे, नए नए आइडियाज़ आने दे उसमें, है ना। और इसको जो है शिक्षा से आप जोड़ के भी देख सकते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम द अननोन जो है, ये इन्हीं का काम था, जिद्दू कृष्णमूर्ति का। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम जो है ना, ये इनका काम नहीं है, जिद्दू कृष्णमूर्ति का ये नहीं होगा। और इंटीग्रल एजुकेशन जो है ना, ये कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड हम करते हैं किससे? श्री अरबिंदो से। इंटीग्रल योगा, इंटीग्रल एजुकेशन, ये श्री अरबिंदो का काम है, कृष्णमूर्ति का नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। आई होप कि यहाँ तक सभी चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रही हो। जो हमारा 8वां प्रश्न है, पॉलो फ्रायर्स रिवोल्यूशनरी एजुकेशनल फिलॉसफी इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? पॉलो फ्रायर के क्रांतिकारी शैक्षिक दर्शन को निम्नलिखित में से किस पुस्तक में दर्शाया गया है? पहला ऑप्शन है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ितों की शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है टीचिंग फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षण। या फिर चौथा ऑप्शन है लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, जो पढ़ाने की हिम्मत करते हैं उनके लिए पत्र। तो बताइए, पॉलो फ्रायर की जो रिवोल्यूशनरी एजुकेशनल फिलॉसफी था, वो इनमें से किस किताब में रिफ्लेक्ट होती है, इनमें से किस पुस्तक में उसको दर्शाया गया है? देखिए, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये काम जो है ना, पॉलो फ्रायर का सबसे इन्फ्लुएंशियल काम था, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला, वो काम था ये। क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर था, क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर, क्रिटिकल पेडागोजी। अब आप कहेंगे कि सर ये क्रिटिकल पेडागोजी क्या होता है? तो देखिए, क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में अगर हम बात करें ना, तो क्रिटिकल पेडागोजी एक एजुकेशनल अप्रोच होता है जो डालता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, जो आलोचनात्मक चिंतन की जो कौशल है उसका विकास करने में, जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनको, है ना। इसमें हम चैलेंज करते हैं किसको? पावर स्ट्रक्चर को, जो हमारे समाज में बना हुआ है ना, कि ये ऊंच है, ये नीच है, नेताओं को ज़्यादा पावर है। सोसाइटल नॉर्म्स को हम क्वेश्चन करते हैं, जो सोसाइटी में पहले से अवधारणाएं बैठी हुई हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं, है ना। और जो ये पॉलो फ्रायर थे ना, ब्राज़ील के थे, ये याद रखिएगा, कहाँ के थे? ब्राज़ील के। इन्होंने लर्नर्स को एम्पावर करने के लिए, उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए एजुकेशन में, और सोशल चेंज लाने का एजेंट कहा था, है ना, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। यहाँ पर ये डायलॉग एंड इंटरेक्शन के बारे में बात करते थे, जहाँ ये प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन के बारे में बात करते थे। सोशल जस्टिस और इक्विटी के बारे में बात करते थे, ये सोशल जस्टिस एंड इक्विटी के बारे में बात करते थे, और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते थे, है ना। तो अब किस क्रिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में जब बात करते थे, तो यानी ये भी ऑप्शन सही है, और ये भी हो गया एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। तो ये इन्हीं का काम था। ये एजुकेशन का रोल, जो भी ऑप्रेस्ड हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो क्रिटिकली कॉन्शियस बना के बाहर निकाल सकते हैं उस जगह से, तो इसके बारे में इन्होंने बात किया था। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस में इन्होंने बात किया था कि लर्नर्स को एक अवेयरनेस होना चाहिए सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में। उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ऑप्रेसिव एलिमेंट्स जो उनके जीवन में हैं उसके खिलाफ काम करें, है ना। ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन के बारे में इन्होंने बात किया था। और जो टीचर का रोल है क्रिटिकल पेडागोजी में, तो बोलते हैं कि भाई टीचर जो है ना, एक सुविधा प्रदाता है, अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है। आप एक अथॉरिटी मत बनिए, है ना। आपको ऑर्डर नहीं देना है, बल्कि आप सुविधा दीजिए, क्वेश्चनिंग को एनकरेज करिए, डिबेट को और रिफ्लेक्शन को एनकरेज करिए। जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके भीतर एक सेफ स्पेस दीजिए शिक्षार्थियों को, कि वो अपने मन में आए हुए विचारों को आपके सामने पर रख सकें। और डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो है, ऐसी आइडियोलॉजी जो बनाया गया है, जो समाज में डोमिनेट कर रही हैं, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत वो रखें। तो रियल वर्ल्ड इशूज़ के बारे में ये बात करते हैं। अच्छा, क्रिटिकल पेडागोजी अगर हम प्रैक्टिस में देखें, रियल वर्ल्ड में देखें, तो क्या होगा?
तो आप अगर क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और जेंडर इनक्वालिटी के बारे में बात करें, अगर आप स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो अपने कल्चर और सोशल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करें, अगर वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनाएं कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो ये क्रिटिकल पेडागोजी हो जाएगा, है ना। तो ये है इनका काम, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पॉलो फ्रायर और एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, इनका ही काम। टीचिंग फॉर सोशल जस्टिस, तो देखिए फ्रायर के फिलॉसफी से भले ही ये अलाइन करती हो, लेकिन ये बुक जो है ना इन्होंने ऑथर नहीं किया था, इसलिए ये नहीं होगा। और लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, तो ये भी बिल्कुल सही है ना। लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, ये काम जो है ना एक प्रैक्टिकल गाइड है एजुकेटर्स के लिए, याद रखिएगा। जो भी शिक्षक हैं उनके लिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल गाइड तैयार किया, और ये इनके ही फिलॉसफी से बिल्कुल जो है मैच करता है, लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, है ना। तो इसलिए ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन भी। ये किताब भी इन्होंने ही लिखा था। तो पॉलो फ्रायर की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं इसमें, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और लेटर्स टू दोज हु डेयर टीच, उत्पीड़ितों की शिक्षा, आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा, और जो पढ़ाने की हिम्मत करते हैं उनके लिए पत्र, ये इनका काम है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाई श्री अरबिंदो, निम्नलिखित में से कौन से कार्य श्री अरबिंदो द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है द लाइफ डिवाइन, दूसरा ऑप्शन है द सिंथेसिस ऑफ योगा, तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन एज ग्रोथ, और चौथा ऑप्शन है एसेज ऑन द गीता। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। देखिए अगर हम पहले बुक के बारे में बात करें, द लाइफ डिवाइन, ये किताब जो है ना स्पिरिचुअलिटी को और इवोल्यूशन को एक्सप्लोर करता है ना, आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर करता है, और इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, इसको एक्सप्लोर करता है। तो द द लाइफ डिवाइन, है ना, द लाइफ डिवाइन, ये किताब लिखा गया है श्री अरबिंदो द्वारा, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम देखें द सिंथेसिस ऑफ योगा, तो द सिंथेसिस ऑफ योगा ये भी अरबिंदो का ही काम है। इंटीग्रल योग फिलॉसफी जो इन्होंने दिया था उस पे ही इन्होंने ये लिखा था, द सिंथेसिस ऑफ योगा, है ना। तो ये भी इनका काम है। अच्छा, द लाइफ डिवाइन के बारे में कुछ बात करूँ आपसे, तो ये एक बहुत ही प्रमुख दार्शनिक काम है इनका, जिसमें इन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया था। और कब ये प्रकाशित हुई थी किताब, ये भी जान लीजिए, 1939 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज लिखा गया है, पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन, ऐसा करके एक अवधारणा पेश की गई है। तो इसमें क्या इन्होंने बात किया, तो जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, मानव चेतना है, उसका विकास, उसके डेवलपमेंट के बारे में बात किया है, और सेल्फ रिलायंट होना, इसके बारे में बात किया है इन्होंने, और सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में बात किया है ना। अपने आप से आपको अपने भीतर जो आपकी कमजोरियां हैं, जो आपकी ताकत है, उसको जानना होगा, और कैसे जो है आप अपने जो ये फिजिकल लाइफ है इसमें स्पिरिचुअलिटी को जगह दे सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात किया था द लाइफ डिवाइन में। ठीक है, तो ये हो गया। एजुकेशन एज ग्रोथ जो है ना, ये इनका किताब नहीं था, ये अरबिंदो ने ऑथर नहीं किया था। और एसेज ऑन द गीता, ये किताब जो है अरबिंदो का था। ये इनकी कमेंट्री है, जैसे सभी लोग अपनी अपनी कमेंट्री लिखते हैं ना भगवत गीता पे। तो जैसे ओशो हैं, तो ओशो ने अपना कमेंट्री लिखा है भगवत गीता पे, वैसे ही इनका ये कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर। कमेंट्री का मतलब कि कमेंट किया इन्होंने, अपने विचार पेश किए भगवत गीता के अराउंड। तो श्रीमद् भगवत गीता पे लिखा हुआ है इनका कमेंट्री, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, ये जो है इनकी किताब जो कि स्पिरिचुअलिटी और इवोल्यूशन को एक्सप्लोर करती है, और सिंथेसिस ऑफ द योगा जो इंटीग्रल योगा को अपने अंदर समाहित की हुई है। तो ये ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अरबिंदो का काम है। जितने इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सभी मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ ना। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन आर बेस्ट हाईलाइटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शिक्षा में योगदान को निम्नलिखित में से किस कार्य में सबसे अच्छी तरह से दर्शाया गया है। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, एजुकेशन एंड ह्यूमनिज्म, या फिर रिलीजन एंड सोसाइटी। बताइए। देखिए अगर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो ये किताब जो है ना, ये स्वामी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा ही लिखा गया था, और ये फिलोसफिकल ट्रीटी है इंडियन स्पिरिचुअलिटी और थॉट के ऊपर। एक एक बुक को मैं बहुत ही जो है ना डिटेल में समझाऊंगा। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। चलिए
इसको पहले देख लेते हैं। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ना, ये राधा कृष्णन ने ये किताब लिखा था हिंदू धर्म के दर्शन, परंपराओं, इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझाने के प्रयास से, है ना। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है ना उसको समझाना चाहते थे ये बताते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है ना, हिंदू धर्म है, इसका सार क्या है। हिंदू धर्म को केवल एक धर्म के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने के एक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये, है ना। इसकी बहुलवादी और जो जो इसमें आप इंक्लूसिव जो इसका नेचर है ना हिंदू धर्म का, हिंदू रिलीजन जो है ना वो बहुत इंक्लूसिव है ना, बहुत ही ज़्यादा समावेशी प्रकृति है इसकी, इसको इन्होंने बताया है। और कैसे रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, सहिष्णुता है, हिंदू दृष्टिकोण की सहिष्णुता और विविधता है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना। तो ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू धर्म विभिन्न मतों और विचारधाराओं को स्वीकार करता है ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने बताया कि जो हिंदू रिलीजन है ना ये ओपन है, ओपन माइंडेड, ये फ्लेक्सिबल है, ये कभी भी आप किसी भी धर्म के हों आपके विचार को स्वागत करता है। इसीलिए यहाँ पर इतने आक्रांताओं ने आकर और इन्वेजन किया। क्यों किया? क्योंकि जो हिंदू रिलीजन है ना ये हर एक थॉट को वेलकम करता है। दर्शन और अध्यात्म का संगम माना गया है इसको। हिंदू धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर अगर हम बात करें तो आत्मा, मोक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों पर भी इन्होंने चर्चा किया इस पर्टिकुलर किताब में। इसको इन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, कर्म, धर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा क्या है, वेद, उपनिषद, भगवद गीता के संदर्भ में हिंदू धर्म की व्याख्या की इन्होंने, और समाज, राजनीति और धर्म के आपसी संबंध के बारे में बात किया इन्होंने। तो ये अगर किताब के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म की गहराई और उसके व्यापक दृष्टिकोण को समझाने के लिए जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये किताब लिखी थी, और ये जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करें तो ये भी इन्हीं का काम है। एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन है इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, जो भारतीय दर्शन है उसके बारे में इन्होंने बात किया। एजुकेशन एंड ह्यूमनिज्म जो है ना ये इनका काम नहीं है ना। ये इस टाइप का ये किताब इस टाइटल के साथ इन्होंने नहीं लिखा था। रिलीजन एंड सोसाइटी ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही काम है। ये काम जो है ना राधाकृष्णन का व्यू दिखाता है कि कैसे जो रिलीजन है, जो धर्म है और जो समाज में चलने वाली जो शिक्षा की पद्धति है ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बात किया इन्होंने। इनका व्यू, अपना व्यू रखा, अपना मत रखा इन्होंने। तो ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के काम थे। और इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा एंड होता है। एक और सेशन लेके आऊँगा आपके लिए जिसमें बहुत सारे बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम एक ही जगह पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो कम समय में हम डायरेक्टली जो है बुक्स और उनके ऑथर्स को वहाँ पर समझेंगे। इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। ये जो पर्टिकुलर PDF ये आपके ग्रुप में मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तैयार किए गए हैं, ज़रूर बताइएगा आप जो है डाउट ग्रुप में। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।